हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल साइकोलॉजिकल कंटेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे सुरेंद्र के सिसरली की बुक की समरी और ये चैप्टर 2 है द बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पार्ट 4। इससे पहले भी हम इसके 3 पार्ट को स्टडी कर चुके हैं। फ्रॉम द बॉटम अप द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन, इसमें हम ब्रेन के कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे। इन शॉर्ट में मस्तिष्क की विभिन्न संरचनाओं का देखने का समय है, यानी कि अब हम मस्तिष्क की जो अलग अलग संरचनाएं हैं उनको देखेंगे कि वो क्या है, उनके काम क्या हैं, वो किस तरह से काम करती हैं। हालांकि अब तक ये बात है कि जो हमारा सेक्स है या लिंग है उसके अनुसार जो हमारा मस्तिष्क और व्यवहार है उसमें अंतर हो सकता है, यानी फीमेल का अलग स्ट्रक्चर हो सकता है या थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है और मेल का अलग हो सकता है। यानी फीमेल और मेल का जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है और उनका जो व्यवहार है वो अलग अलग हो सकता है। लेकिन इसके बाद भी इस चीज़ के कि फीमेल ब्रेन या मेल ब्रेन के बहुत कम ही सबूत मिले हैं हमें रिसर्च के थ्रू। द हिंड ब्रेन, 3 प्राथमिक विभाजन, द फोर ब्रेन, द मिड ब्रेन एंड द हिंड ब्रेन। जो ब्रेन है उसके 3 विभाजन कर दिए गए हैं, जो वैसे तो काफ़ी सारे किए गए हैं, लेकिन जो मेन है या जिनको आप बोल सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा प्रचलन में है वो 3 ही है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। क्योंकि अगर हम सब तरह के डिवीज़न को यहाँ पे स्टडी करेंगे तो जो हमारा चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और ये एक इंट्रोडक्शन की बुक है, इसलिए इसमें हम लिटिल थिंग्स को ही स्टडी करेंगे। जब स्पेशली हम बायोलॉजी की बुक को कवर करेंगे तो हम वहाँ पे इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फोर ब्रेन या जिसको हम हिंदी में अग्र मस्तिष्क भी बोल सकते हैं, उसके अंदर कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया और लिम्बिक सिस्टम शामिल होते हैं। मिड ब्रेन या जिसको हम मध्य मस्तिष्क भी बोल सकते हैं, वो संवेदी और मोटर कार्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। या हिंड ब्रेन जिसको हम पश्च मस्तिष्क भी बोलते हैं, उसके अंदर मज्जा को आप नोट कर लेना, मेडुला को मज्जा बोलते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को हिंदी में भी नहीं पता होगा कि मेडुला को मज्जा बोला जाता है। पॉन्स और सेरिब्रम शामिल है, यानी कि यहाँ पे इन जो ब्रेन है उसका डिवीज़न और सब डिवीज़न के बारे में बता दिया गया है। फर्स्ट डिवीज़न फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन है। फोर ब्रेन के अंदर कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया और लिम्बिक सिस्टम इंपॉर्टेंट है। मिड ब्रेन के अंदर संवेदी और मोटर या सेंसरी और मोटर कार्य महत्वपूर्ण होते हैं। और हिंड ब्रेन के अंदर मेडुला, पॉन्स और सेरिब्रम शामिल है। वैसे तो इनके अंदर और भी बहुत सारी संरचनाएं होती हैं, लेकिन एक बेसिक बुक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनके बारे में ही स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मेडुला के बारे में, जो कि हमारे हिंड ब्रेन या पश्च मस्तिष्क का भाग है। मेडुला रीढ़ की हड्डी के कॉलम के शीर्ष पर स्थित है। यह रीढ़ की हड्डी के शीर्ष पर पहला स्वेलिंग है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो फर्स्ट स्वेलिंग है जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड है उसके टॉप पर, वो कौन सी है, तो ये मेडुला होती है। मेडुला एक ऐसी जगह होती है हमारे ब्रेन की जहाँ पे आप ये भी नहीं बोल सकते कि वो रीढ़ की हड्डी है, या आप ये भी नहीं बोल सकते वो ब्रेन है। यानी कि आप इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जहाँ से हमारी रीढ़ की हड्डी ऊपर की तरफ ख़त्म होती है और हमारा जो ब्रेन है वो शुरू होता है, वो जो जगह है वो हमारी मेडुला है। मस्तिष्क के बहुत नीचे स्थित होती है, यानी आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके टॉप पे स्थित होती है और जो ब्रेन है उसके नीचे स्थित होती है। क्योंकि हम हिंड ब्रेन की बात कर रहे हैं तो ब्रेन जो हमारे पीछे की तरफ होता है, गर्दन से शुरू होके, ये उस हिस्से में स्थित होती है। यह मस्तिष्क का वह हिस्सा है जिसे कोई व्यक्ति कम से कम क्षतिग्रस्त करना चाहेगा, क्योंकि यह जीवन निर्वाह कार्यों जैसे दिल की धड़कन, श्वास और निगलने को नियंत्रित करता है। यानी कि जो मेडुला है ये हमारे ब्रेन का वो हिस्सा भी है जिसको हम सबसे ज़्यादा सुरक्षित रखना चाहेंगे, क्योंकि मेडुला के ऊपर बहुत हल्की चोट से भी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है या वो कोमा के अंदर जा सकता है। पॉन्स, उसके बाद जो है पॉन्स जो होता है वो मेडुला के ठीक ऊपर होता है, और ये ऊपर मेडुला के ठीक ऊपर बड़ा स्वेलिंग होता है। फर्स्ट स्वेलिंग जो हो गई वो मेडुला हो गई, और सेकंड स्वेलिंग आप बोल सकते हैं ये हमारा पॉन्स है। जो पॉन्स है उसका अर्थ ही पुल होता है, और जो पॉन्स है वास्तव में मस्तिष्क के लोअर पार्ट्स और अपर सेक्शन के बीच पुल का काम करता है, और शायद इसी वजह से इसका नाम पॉन्स रखा गया है।
पोन्स नींद, सपने देखने और अराउजल को भी प्रभावित करता है। ये जो 3 कार्य हैं वो पोन्स के बताए गए हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मेडुला की तरह ही जो पोन्स है वो भी हमारे ब्रेन का एक सेंसिटिव पार्ट है। उसके बाद आ जाता है रेटिकल फॉर्मेशन, या जिसको हम शॉर्ट में आरएफ भी बोलते हैं। जो रेटिकल फॉर्मेशन होता है वो न्यूरॉन का एक क्षेत्र होता है जो मेडुला पोन्स के बीच से होकर चलता है। और मूल रूप से जो हमारा आरएफ या रेटिकल फॉर्मेशन होता है वो लोगों को निरंतर अपरिवर्तित जानकारी जैसे कि एयर कंडीशनर के शोर को अनदेखा करने और सूचना में परिवर्तन के प्रति सचेत होने की अनुमति देता है। कहीं ना कहीं जो हमारा रेटिकल फॉर्मेशन होता है वो आपको सोने में इम्पोर्टेंट भूमिका निभा सकता है, या आप मतलब सोते हैं तो अगर आपको जागने की ज़रूरत है, मतलब ये वो हमारा स्ट्रक्चर है ब्रेन का, ये हमें बताएगा कि कौन सी तो चीज़ें जो हैं आपको जिनसे डिस्टर्ब होना है और किन से नहीं होना है। जैसे आप सपोज करें कि आप सो रहे हैं और सोते टाइम अगर ये हर किसी मतलब हमारा ब्रेन जो है वो इतना सचेत होता है कि वो हर चीज़ के प्रति अगर हमें आग्रह करने लगे तो हम सो ही नहीं पाएंगे। जैसे एसी की आवाज़ हो गई, तो जो आरएफ होता है वो क्या काम करता है कि इस तरह की अनचाही आवाज़ों को वो हमारे ब्रेन में जाने नहीं देता है। लेकिन अगर आप सपोज कीजिए कि आप सो रहे हैं और बाहर बहुत तेज़ धमाका होता है तो आपकी आंखें खुल जाती है, तो ये हमें इस तरह की चीज़ों के प्रति भी मतलब सचेत करता है और ये अब तब हमको नींद से जगा देगा। तो आप इसको ये कह सकते हैं कि ये जो वेस्ट जानकारी है या जो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें डिस्टर्ब नहीं होना है, ये उनसे हमें बचाता है, उन्हें रोक के रखता है। और जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं ये हमें उनके प्रति सचेत भी करता है। तो इसको आप एक तरह से स्लीपिंग के लिए और अराउजल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आरएफ के एक भाग को रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहा जाता है और यह लोगों के जागने और सतर्क रहने से मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से को उत्तेजित करता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है इस बारे में। आरएएस को मस्तिष्क स्कैनिंग अध्ययनों द्वारा अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर में शामिल संभावित क्षेत्र के रूप में भी सुझाया गया है। यानी जिन बच्चों या वयस्कों में अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर होती है, वैसे तो ज़्यादातर ये बच्चों की डिसऑर्डर है लेकिन वयस्कों के अंदर भी हो सकती है, तो उनके इस डिसऑर्डर में कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है वो हमारा डिस्टर्ब हो सकता है इस डिसऑर्डर के अंदर। बच्चों या वयस्कों को एक ही कार्य पर ध्यान बनाए रखने में कठिनाई होती है, ये बताया गया है अटेंशन डिफेक्टिव हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर के बारे में। अटेंशन डेफिशिएट यानी कि हमारी अटेंशन का कम होना और हाइपर एक्टिव यानी कि बहुत ज़्यादा एक्टिव होना। तो ये डिसऑर्डर है और इसके कॉम्बिनेशन से 2-3 डिसऑर्डर्स बनती हैं, इनको हम पैथोलॉजी वाले में स्टडी करेंगे। RAF को मनुष्यों में कोमा में भी फंसाया जाता है, यानी कि अगर हम कोमा में जाते हैं तो वो RAF में हमारी कुछ चोट वगैरह लग जाती है या उसको कोई क्षति हो जाती है, मतलब इसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल हो सकता है। सेरिब्रम, उसके बाद अब हमारी एक और इम्पोर्टेंट संरचना आ जाती है हिंड ब्रेन की, सेरिब्रम। सेरिब्रम या जिसको हिंदी में हम लघु मस्तिष्क भी बोलते हैं। लघु मस्तिष्क इसलिए क्योंकि ये जो हमारा कॉर्टेक्स होता है या जो हमारा वृहद मस्तिष्क होता है, इसकी संरचना और कार्य लगभग उससे मिलते जुलते होते हैं और आप उसको उसकी एक छोटी कॉपी बोल सकते हैं वृहद मस्तिष्क की या सेरिबलम की। ये सेरिबलम है और वो सेरिब्रम होता है। सेरिबेलम लोअर ब्रेन का हिस्सा है जो सभी इनवॉलेंट्री रैपिड फाइन मोटर मूवमेंट को नियंत्रित करता है। यह वॉलेंट्री मूवमेंट्स को भी कोऑर्डिनेट करता है जो रैपिड सक्सेशन में होता है, जैसे चलना, स्कैनिंग, नृत्य, एक संगीत वाद्य यंत्र बजाना और यहाँ तक कि भाषण की गतिविधियाँ भी। लर्न रिफ्लेक्सेस, कौशल और आदतें भी यहाँ संग्रहित हैं जो उन्हें कम या ज़्यादा स्वचालित बनने की अनुमति देता है। तो आप देख सकते हैं कि जो सेरिबेलम है उसके कितने सारे काम होते हैं और जो लघु मस्तिष्क है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ज़्यादातर जो इसका इम्पोर्टेंस जो मानी जाती है वो कोऑर्डिनेशन में मानी जाती है और ये जो हमारा ब्रेन का पार्ट है ये क्लासिकल कंडीशनिंग में भी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। इसको आप नोट कर लेना, ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है और काफ़ी बार ये एग्ज़ाम में आया भी है। उसके बाद स्पाइनोसेलुलर डिजनरेशन, जहाँ सेरिब्लम डिटेरियोरेशन के पहले लक्षण
ट्रीमर्स और अनस्टेडी वॉक, सुस्त भाषण, चक्कर आना, मांसपेशियां और कमजोरी है। यानी कि अगर सेरिब्रम में कुछ डिटॉर्डेशन हो जाता है या क्षति हो जाती है तो हमें ये सब हो सकता है। चक्कर आ सकते हैं क्योंकि स्पीच में भी इसकी भूमिका बताई गई है। ऊपर हमने पढ़ा है कि भाषण की गतिविधियां भी इससे कंट्रोल होती है। तो सुस्त भाषण हो सकता है, कोऑर्डिनेशन इससे होता है, तो अगर इसमें कोई डिटॉर्डेशन होगा तो चक्कर भी हमें आ सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारे मूवमेंट्स के लिए भी जिम्मेदार होता है, जो कि मसल्स का जिनमें योगदान होता है, इसलिए ये मसल्स की कमजोरी के लिए भी रेस्पॉन्सिबल हो सकता है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति अंततः अपने स्वयं के मुंह से चलने, खड़े होने और यहाँ तक कि एक चम्मच खाने में भी, ये पानी की जगह खाना हो सकता है, खाने में भी असमर्थ होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो सेरिबेलम है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और उसमें अगर कोई भी क्षति हो जाए या स्पाइनोसेलुलर डीजनरेशन नामक डिसऑर्डर जो होती है वो सेरिबेलम के अंदर होती है, और इसकी वजह से हमें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि हम मुंह से बोल नहीं पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते, और यहाँ तक कि एक चम्मच खाना भी नहीं खा पाते हैं। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर अंडर द कॉर्टेक्स, द लिम्बिक सिस्टम। तो अब हम कॉर्टेक्स के कुछ स्ट्रक्चर्स को पढ़ लेते हैं। कॉर्टेक्स जो कि हमारा पार्ट है फोर ब्रेन का। लिम्बिक सिस्टम जो है मोटर कंट्रोल और मोटर स्किल्स, बेसल गैंग्लिया और वाइट मैटर फाइबर पाथवे के प्रभाव में सब कोर्टिकल स्ट्रक्चर है, जो कॉर्टेक्स को मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के अन्य हिस्सों से जोड़ती है। हम सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिन्हें सामूहिक रूप से लिम्बिक सिस्टम के रूप में संदर्भित किया जाता है। जो हमारा लिम्बिक सिस्टम है वो बहुत सारी संरचनाओं से मिलकर बना होता है, और इसके अंदर ब्रेन के काफ़ी हिस्से को कंबाइन करके लिम्बिक सिस्टम कहा जाता है, और ये हमारे इमोशंस में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अब थोड़ा सा जान लेते हैं लिम्बिक सिस्टम के बारे में। जो लिम्बिक सिस्टम है, शब्द लिम्बिक का अर्थ होता है मार्जिनल। ये संरचनाएं अपर ब्रेन के इनर मार्जिन में पाई जाती हैं। तो आप लिम्बिक सिस्टम की लोकेशन को बहुत अच्छे से याद कर लेना। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, द साइंगुलेट कॉर्टेक्स इसके अंदर शामिल है। वैसे तो इसके अंदर काफ़ी चीज़ें शामिल होती हैं, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये हमारे 5 जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर बताए गए हैं वो लिम्बिक सिस्टम के होते हैं। सामान्य तौर पर लिम्बिक सिस्टम जो होता है वो भावनाओं, प्रेरणा, स्मृति, सीखने में शामिल होता है। वैसे जो लिम्बिक सिस्टम होता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट उसका फंक्शन है वो होता है हमारे इमोशंस, या जिनको हम हिंदी में भावनाएं कहते हैं। थैलेमस। तो अब हम लिम्बिक सिस्टम के कुछ पार्ट्स को भी स्टडी कर लेते हैं इन शॉर्ट में। थैलेमस, या जिसको हम इनर चैम्बर भी कहते हैं, कुछ मायनों में एक ट्राइएज नर्स के समान है, या जिसको हम एक नर्स भी बोलते हैं अपने ब्रेन की, वो हमारा थैलेमस होता है। मस्तिष्क के केंद्र में यह कुछ गोल संरचना आने वाली संवेदी जानकारी के लिए एक तरह के रिले स्टेशन के रूप में कार्य करती है। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। जो रिले स्टेशन होता है वो हमारे ब्रेन के किस पार्ट को कहा जाता है, या थैलेमस को हम क्या बोलते हैं? रिले स्टेशन। रिले स्टेशन एक तरह से काम कर सकता है जैसे सूचनाओं के आदान प्रदान का। थैलेमस कॉर्टेक्स के उस हिस्से पर भेजने से पहले उस संवेदी जानकारी का कुछ प्रसंस्करण करता है, जो तरह की सेंसेशन, जैसे कि जो उस तरह की सेंसेशन हियरिंग, साइट, टच और टेस्ट से संबंधित हैं। यानी कि ये पहले जिस हिस्से पे हमारी ये जानकारी जाने वाली होती हैं, जो हियरिंग, साइट, टच और टेस्ट, जो इनकी लास्ट डेस्टिनेशन होती है, उससे पहले जो थैलेमस के अंदर ये जाती है और इसको ये एक तरह से रिले करता है उस हिस्से को जहाँ इनको पहुँचाना होता है। यानी आप समझ गए कि पहले ये जानकारी हमारी थैलेमस के अंदर आएंगी और उसके बाद ये वहाँ थैलेमस इनको रिले करेगा या प्रसंस्करण करेगा जहाँ पे इनको पहुँचना है या जहाँ इनकी लास्ट डेस्टिनेशन होती है। एक चीज़ यहाँ पे नोट करने की है कि आपने मतलब 4 सेंस को यहाँ पे देखा है, हियरिंग, साइट, टच और टेस्ट, लेकिन यहाँ पे स्मेल को नहीं दिया गया है। तो ये बात नोट करने की है कि जो थैलेमस है, स्मेल ही हमारी इकलौती ऐसी सेंस है जो थैलेमस के अंदर नहीं जाती है।
थैलेमस के नुकसान से उन सभी संवेदनाओं में से किसी एक या सभी को नुकसान या आंशिक नुकसान हो सकता है। अगर हमारा थैलेमस जो है वो डिसऑर्डेड हो जाता है या डैमेज हो जाता है तो इन सारी सेंस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। थैलेमस कॉर्टेक्स के टास्क स्पेसिफिक रीजन के फंक्शंस को प्रभावित कर सकता है। ये चीज़ नोट करने की है। डिस्लेक्सिया वाले बच्चों के एक अध्ययन में थैलेमस और पढ़ने के व्यवहार से जुड़े मस्तिष्क क्षेत्रों के बीच एबनॉर्मल कनेक्शन पाए गए। किसके बीच में? डिस्लेक्सिया वाले बच्चे और जो हमारा थैलेमस है उससे जुड़े मस्तिष्क के क्षेत्रों के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन पाए गए हैं। द सेंस ऑफ स्मेल अद्वितीय है। साइनस कैविटी में न्यूरॉन से संकेत सीधे मस्तिष्क के विशेष भागों में जाते हैं जिन्हें ओल्फैक्टरी बल्ब कहा जाता है। मस्तिष्क के सामने वाले हिस्से के नीचे होते हैं ये हमारे जो ओल्फैक्टरी बल्ब होते हैं। और स्मेल ही एकमात्र सेंस है जिसे पहले थैलेमस से गुजरना नहीं पड़ता है। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको पीछे बताई है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। उसके बाद हम थोड़ा स्टडी कर लेते हैं हाइपोथैलेमस को, जो कि एक बहुत बड़ा अपने आप में चैप्टर हो जाता है, लेकिन क्योंकि टाइम की कमी है और इंट्रोडक्शन की बुक है इसलिए इन शॉर्ट में ही हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका काम जो होता है वो होता है शरीर के तापमान, प्यास, भूख, नींद, जागना, यौन गतिविधियों और भावनाओं को नियंत्रित करना। यानी कि ये हमारे हर तरह के इमोशन और मोटिवेशन को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को नियंत्रित करता है। पिट्यूटरी क्या है? हमारी मास्टर ग्लैंड है जो कि हमारी अदर ग्लैंड्स के हार्मोन्स को भी कंट्रोल करती है। तो जो पिट्यूटरी है वो अदर ग्लैंड्स के हार्मोन्स को कंट्रोल करता है और जो हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। इसलिए हार्मोन का अल्टीमेट रेगुलेशन हाइपोथैलेमस के साथ निहित होता है। हिप्पोकैम्पस लॉन्ग टर्म या जिसको हम बोल सकते हैं परमानेंट डिक्लेरेटिव मेमोरीज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो मस्तिष्क में कहीं और संग्रहित होती है। यानी कि ये इसमें सिर्फ लॉन्ग टर्म की जो मेमोरी होती है या डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है भूमिका निभाता है, लेकिन इस तरह की मेमोरी हमारे ब्रेन में कहीं और स्टोर होती है। एसिटिकोलाइन मांसपेशियों के नियंत्रण में शामिल न्यूरोट्रांसमीटर हिप्पोकैम्पस के मेमोरी फंक्शन में भी शामिल है। यानी जो एसिटिकोलाइन होता है वो हिप्पोकैम्पस में भी शामिल होता है। जिन लोगों को अल्जाइमर की बीमारी है, अल्जाइमर एक तरह की मेमोरी लॉस डिसीज होती है जो कि ओल्ड एज पीपल्स में पाई जाती है, उनमें एसिटिकोलाइन का स्तर बहुत कम है और इन लोगों को दी जाने वाली दवाई एसिटिकोलाइन के स्तर को बढ़ाती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हिप्पोकैम्पस में एसिटिकोलाइन की मात्रा का कम होना अल्जाइमर डिसीज को बढ़ा सकता है या मेमोरी लॉस को बढ़ा सकता है। और जब अल्जाइमर डिसीज होती है या मेमोरी लॉस होता है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए या ठीक करने के लिए एसिटिकोलाइन के स्तर को बढ़ाया जाता है। हिप्पोकैम्पस मस्तिष्क के प्रत्येक तरफ टेम्पोरल लोब के भीतर स्थित होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं एमिगडाला। यहाँ पे बादाम इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये आलमंड शेप का होता है और इसलिए इसको आप इस तरह से कोरिलेट करके याद भी कर सकते हैं एमिगडाला को। एमिगडाला हिप्पोकैम्पस के पास स्थित मस्तिष्क का एक क्षेत्र है। ये दो संरचनाएं यानी कि हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला फियर रेस्पॉन्स और मेमोरी ऑफ फियर के लिए जिम्मेदार है। और जो एमिगडाला होता है वो हमारी दोनों लोब्स के अंदर होता है, तो इसलिए इसके दो क्षेत्रों के बारे में बात की गई है। 1939 में शोधकर्ताओं ने पाया कि एमिगडाला सहित बड़ी मात्रा में उनके टेम्पोरल लोब्स को निकालने वाले बंदरों और सांपों से पूरी तरह से बेखबर थे। यानी कि जो शोधकर्ताओं ने ये पाया कि एमिगडाला और टेम्पोरल लोब को जिन बंदरों में से निकाल लिया गया था वो सांप और मनुष्यों से पूरी तरह बेखबर थे, यानी वो उनसे डर नहीं रहे थे। तो इस तरह से जो एमिगडाला है या टेम्पोरल लोब्स का वो हिस्सा जहाँ पे एमिगडाला स्थित होता है ये हमारी मेमोरी ऑफ फियर या रेस्पॉन्स फॉर फियर के लिए जिम्मेदार हो सकता है। इसको बताया है क्लूवर एंड बूसी ने 1939 में। और ये अच्छी बात यह है कि इस तरह के इफेक्ट को क्लूवर बूसी सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है। जिन चूहों में एमिगडाला डैमेज होता है उन्हें भी कोई डर नहीं लगता है। तो आप ये जो नोट करने की चीज़ यहाँ पे आ जाती है, क्लूवर ब्यूसी सिंड्रोम क्या होता है? ये वो सिंड्रोम होता है जिनका एमिगडाला डैमेज हो जाता है और उनमें डर की संवेदनाएं नहीं होती है। और इसको क्योंकि क्लूवर और बूसी ने बताया था 1939 में, इसलिए इसका ये नाम पड़ा है।
साइनगुलेट कॉर्टेक्स। साइनगुलेट कॉर्टेक्स एक लिम्बिक स्ट्रक्चर है जो वास्तव में कॉर्टेक्स में पाई जाती है। यह फ्रंटल और पैराइटल लॉब्स में कॉर्पस कॉलोजम के ठीक ऊपर पाया जाता है और भावात्मक और संज्ञानात्मक प्रोसेसिंग दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे विभिन्न प्रकार के संज्ञानात्मक कार्यों जैसे कि सेलेक्टिव अटेंशन, रिटिन वर्ड रिकॉग्निशन एंड वर्किंग मेमोरी के दौरान सक्रिय दिखाया गया है और इसको बताया है केबेजा व न्यूबर्ग 2000 ने। और अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर नेक्स्ट टू ए कैट सिजोफ्रेनिया, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर एंड बाइपोलर डिसऑर्डर सहित कई मनोवैज्ञानिक और मानसिक विकारों में ये इम्प्लीकेटेड होता है। द लोब्स ऑफ द ब्रेन एंड द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जिसको रिंड और आउटर कवरिंग भी कहा जाता है, यानी कि ये हमारे ब्रेन का कवर हो सकता है एक तरह से, मस्तिष्क का सबसे बाहरी हिस्सा है। मस्तिष्क जन्म से पहले विकसित होता है, ये तो हम सबको पता होता है कि जो 3 वीक का भी बेबी भी होता है उसके अंदर भी ब्रेन डेवलप होना शुरू हो जाता है। और यह अन्य सभी मस्तिष्क संरचनाओं पर एक चिकनी बाहरी आवरण बनाता है। यह कॉर्टेक्स होगा जो आकार और जटिलता में अधिक से अधिक मिलेगा। मस्तिष्क के बढ़ने पर व्रिंकल्ड पलती हैं और व्रिंकलिंग में वृद्धि को कॉर्टिकलाइजेशन कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा हमने कॉर्टेक्स के बारे में पढ़ा है। जो हमारा नेक्स्ट लेसन आएगा बायोलॉजी के ऊपर और लास्ट भी, उसके अंदर हम कॉर्टेक्स की अलग अलग लोब्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हम उनको जान लेते हैं कि वो कौन कौन सी लोब होती हैं। तो हमारी 4 लोब होती हैं, आप देख रहे हैं येलो कलर में फ्रंटल लोब, ऑरेंज में पैराइटल, और ये थोड़ा येलोइश में टेम्पोरल और ग्रीन में ऑसिपिटल। और यहाँ पे इसमें ये भी दिखाया गया है कि जो फ्रंटल लोब है उसके अंदर ब्रोका एरिया है, एसोसिएटिव कॉर्टेक्स होते हैं, और मोटर कॉर्टेक्स और सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स जो है वो पैराइटल लोब और फ्रंटल लोब के बीच का हिस्सा है। और जो पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल लोब होते हैं उसके अंदर भी एसोसिएशन कॉर्टेक्स होते हैं। और आप ये भी देखिए कि जो टेम्पोरल लोब है उसका वर्निक एरिया उसका हिस्सा होता है, और जो हमारी ऑसिपिटल लोब है वो विजुअल कॉर्टेक्स भी होती है। सो थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरा लेसन कैसा लगा है, और इस लेसन के आप चाहें तो अपने शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं कि आप लोगों को लेसन कैसा लगा है। थैंक यू।